इस समय तो हम अपने देश की इज्जत बचाएंगे ना, पहले उनसे बदला लेंगे। हमारे घर में घुस के धर्म पूछ के गोली मारे हैं। सीमा हैदर आज पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के बैठी है, किस बेस पे उसको फिर पाकिस्तान में इंडिया में रखा गया है? भाई प्लीज एक साथ होने की जरूरत है। जो उन्होंने किया है ना, जैसा उन्होंने किया है उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों सारे के सारे टेररिस्ट किसी एक पर्टिकुलर मजहब या कौम से है? वहाँ कोई चाहता है कि लोगों का ये डर बना रहे। गलत थिंकिंग है कि हम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा इसने बोला क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते होंगे। लड़ाई हो पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान गलत है। यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलके कुछ लोकल लोग और बाकी लोकल लोग अपनी आजादी की लड़ाई के नाम पे दोनों भारत के दुश्मन बन गए। आदमी मजहब पूछ के मार रहा है, इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि आओ और तुम मुझ पे हमला करो। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। कुछ बताऊं कुछ कहूं उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। स्टेटमेंट क्या है कि भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर ट्रेंड चला रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर है औकात तो जाकर उनसे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल पहले आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही गई थी। कहां गई 56 इंच की छाती? इस तरीके से पूरा एक पैरा नहीं बल्कि 4 पैरे में नेहा राठौड़ जो लोक गायिका हैं उन्होंने आरोप एक तरीके से लगा दिया गया है भाजपा के मीडिया सेल पर और एक विवाद या फिर कह दीजिए बहस का मुद्दा उठाया है कि देशभक्ति के लिए इस समय जो माहौल चल रहा है, क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? अगर है तो क्यों? और दूसरी बात, कैसे साबित करें कि आप देशभक्त हैं या नहीं हैं? सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपकी देशभक्ति पर सवाल उठेगा, अगर सरकार के साथ बोल रहे हैं तो आप वाकई देशभक्त हैं। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक छोटी सी टीम बैठी हुई है जिसमें हमारे मदन तिवारी जी बैठे हुए हैं, रितेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, सुकीर्ति जी बैठी हुई हैं, हमारे साथ देशबंधु पांडे जी बैठे हुए हैं और साथ में शारून सिद्दीकी जी भी बैठे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर एक परिचर्चा है जिसमें हम आपका भी सपोर्ट चाहेंगे, आपके भी वक्तव्य चाहेंगे, बयान चाहेंगे जो कि आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रितेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय वहां पे हुआ पहलगाम में, उसके बाद बैसन घाटी के बाद में एक ही चीज उठ रहा है, देशभक्ति। और ये जो हुआ है जिसमें नाम पूछकर जात पूछकर गोली मार दी गई, उससे क्या आपको लगता है कि भारत में वाकई ये कोशिश थी, साजिश थी कि भारत में एक बार फिर से दंगे करवाए जाएं, इस तरीके की चीजें हो? दिग्विजय जी, दंगे करवाए जाएं जैसी चीजें जब आप बोलते हैं तो मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए बोल रहे हैं। ये दंगे कौन करवा रहा है? करवाना और करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। करवाने का मतलब आप इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप जैसे, या सॉरी आपको नहीं बोलूंगा अगर आपने ये वर्ड यूज किया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, लेकिन जो भी लोग सोशल मीडिया पे और मार्केट में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये करवाया गया, तो ये पाकिस्तान की साजिश थी। वो करवाया नहीं गया, वो खुद किया गया, और वो इसलिए किया गया कि उनको हिंदुत्व खत्म करना था, उनको भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करना था, भारत की बर्बादी चाहते हैं वो। तो ये करवाया नहीं गया। कुछ राजनीतिक लोग इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों को देशद्रोही बोलते हैं, देशद्रोही बोलेंगे। देशद्रोही कौन होता है सर? जब देश की बात आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, उस समय भी वो इंसान जो अपने जान पे खेल के देश को बचा रहा है, जो आप अगर आज के डिफेंस मिनिस्टर की बात कर ले, आज हमारे गवर्नमेंट की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस के होते, मुझे सबसे अच्छी बात लगी तेजस्वी यादव की। वैसे तो काफी लोगों ने समर्थन किया, तेजस्वी यादव तो भाजपा से नहीं है, बट उन्होंने एक ही बयान दिया कि मैं सरकार के द्वारा किए गए हर फैसले का और हर अंजाम के लिए और हर तरीके का समर्थन करता हूं। ऐसे क्यों नहीं संदेश और ऐसे क्यों नहीं स्टेटमेंट आ रहे हैं इस समय, जिसके हाथ में आपने देश की सिक्योरिटी दी हुई है और वो उसके लिए लड़ रहा है, और उसके अगेंस्ट में आप बोलेंगे और आप कहते हैं कि आप देशद्रोही नहीं है? नहीं, अब एक चीज इसमें यहां ये निकल कर आती है कि कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने बताया कि जो है ये चीजें, अब सवाल यहां पे कुछ सवाल उठते हैं जिन सवालों के जवाब
जानना चाहते हैं लोग। जैसे कि नेहा सिंह राठौड़ ने जो अपने स्टेटमेंट दिया है उसमें एक बात रखी है, उसमें कुछ सवाल पूछा है और वापस से जो है क्या नाम है वो ये सवाल पूछ रही हैं, और इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, कौन जिम्मेदार है इसका, और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या इतना ही जरूरी था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नेहा ने उठाए हैं और इन सवालों पे ही डिबेट हो रही है कि आप एक समय था जब आप पहुंचते हैं कश्मीर और आपको चारों तरफ सिर्फ सेना ही सेना दिखाई देती है, अचानक से वहां से सेना जो है वो उस जिस मात्रा में थी वो नहीं है, और अचानक से एक ऐसी जगह जो कि पहलगाम का वो इलाका जहां पे इस समय सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं, बैसरन घाटी, वहां पे एक भी सेना का जवान उपस्थित नहीं था। और अचानक से जब ये हमला हुआ, हमला होने के बाद एक बार फिर से जब चीजें चर्चा में आई, अभी इस समय जो सिचुएशन है, आम आदमी को छोड़ दीजिए, वहां रहने वाले लोगों के लिए भी सेना के एक एक बंदे के ऊपर 2-2 जवान वहां पे। सर, ऐसे प्रश्न करने वालों को ना मानसिक रूप से बीमार कहा जाएगा। एक छोटी सी बात समझिए, इतने बड़े बेहुदे और बदतमीज लोग हैं जो देश के उन लोगों से क्वेश्चन उस समय कर रहे हैं जब वो देश की इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। आपके यहाँ आपने सुना होगा फला आदमी ने फांसी लगा ली। अगर आप समझिए पुलिस दरवाजे पे खड़ी है और कोई फांसी से लटका हुआ बंदा है जो अभी मरा नहीं है, तड़प रहा है, तो उस समय मैं ये करने की बजाय, और पुलिस उसकी जान बचाने में लगी है, तो मैं उसकी जान बचाने के बजाय उससे पुलिस से ये पूछूं, पहले बताओ फांसी लगी कैसे, पहले बताओ अंदर घुसा कौन, उतनी देर में वो तो मर जाएगा ना जो तड़प रहा है। तो इस समय तो हम अपने देश की इज्जत बचाएंगे ना, पहले उनसे बदला लेंगे। उस आतंकवादियों का जो हमारे घर में घुस के धर्म पूछ के गोली मारे हैं, पहले उनको सबक सिखाएंगे ताकि उनका मनोबल ना बढ़े और वो और इस तरह की हरकतें ना करें। तो उस पे जब एक्शन ले रहा है तब आप R&D कर रहे हैं, तब आप बिना मतलब के क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कर क्या सकते हैं? आप घर के अंदर बैठ के सिर्फ क्वेश्चन ही तो कर सकते हैं। हिम्मत है तो आप जाइए ना वहां पे बॉर्डर पे। अच्छा। LOC में 600 राउंड गोलियां चली, एक हफ्ते में 3 बार सीज फायर तोड़ा गया और उसके बाद रूल्स तोड़ के पाकिस्तान ने फायरिंग की। उसका जवाब हमारे लोग अगर उस 600 गोलियों का हिसाब पेपर में और क्वेश्चन पूछ के देने लगे, कितने लोग बचेंगे? अब इसका जवाब भी उन्होंने दिया, इस सवाल का जवाब भी उनके स्टेटमेंट में है कि मैंने आज तक आप लोग को नहीं बताया और जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए कि मेरे परिवार और खानदान के कुल 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई छत्तीसगढ़ में जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी के अधिकारी हैं, 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं, चाहे थल सेना हो चाहे वायुसेना। मेरा भाई आज भी देश की सेनाओं में है और वो 2-2 रुपए की ट्रोल IT सेल वाले वो मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये भी बोली गई है, ये भी आप सुनते चलिए कि पूरी एक पर्टिकुलर पार्टी को इन्होंने जो है उंगली दिखाई है कि पर्टिकुलर पूरी भाजपा में जितने नेताओं के बच्चे फौज में होंगे उनसे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने परिवार के लोग सेना में जान अपनी दांव पे लगा चुके हैं। अगर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन्होंने लपेट दिया है इसमें। बेसिकली ये कहना ये चाह रही हैं कि आप जिस जगह पे, एक स्टेटमेंट है इनका कि भाई आप जिस लाज को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, उस लाज को बचाने के लिए मेरे परिवार के लोग जान की बाजी लगा रहे हैं, वो वहां हैं, वहां लड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी उससे, सरकार से, जिसको हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप। भाई साहब, मैं उन 14 लोगों को सैल्यूट करता हूं, खड़ा होकर सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस 15वें को नहीं करूंगा जो जब आपके परिवार के लोग सेना में हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस समय उनकी स्थिति क्या है। उस समय आप अपने परिवार के लोगों को बुला के क्वेश्चन करिए ना, कहिए लड़ाई छोड़ दो, आके जवाब दो। आप ये नहीं समझ रहे हैं। मैं जरूरी नहीं है जिस परिवार के बाकी लोग अगर सेना में है तो 15वां आदमी उस परिवार का गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत रास्ते पे हैं, बट वो उस 14 लोग के परिवार में होने के बावजूद अपने आप को उसका नहीं बेनिफिट ले सकते हैं ना। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर अपने परिवार को उन्होंने सम्मिलित किया और इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा भाई सेना में है, मेरे एक रिश्तेदार सेना में है, इसका क्या मतलब निकलता है सर? सीमा हैदर आज पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के बैठी है। सीमा हैदर के आधे फैमिली पाकिस्तान में है। किस बेस पे उसको फिर पाकिस्तान में, इंडिया में रखा गया है भाई? यही बोलिए ना कि वो भी, तब तो वो भी डिफेंस की हो गई, पाकिस्तान आर्मी की हो गई। फिर कैसे आपने इंडिया में आने दिया? उस समय आपके क्वेश्चन कहां थे? उस समय आपने क्यों नहीं रोका?
परिवार में किसी के सेना में हो जाने से, डिफेंस में हो जाने से आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं दिग्विजय जी। मैं इसी मुद्दे पे चाहूंगा आपका भी जो है इसका क्या रिएक्शन है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बहुत दुखद है जो भी हुआ है वहां पे, मगर इसमें जो राठौर जी है, नेहा जी, अगर ये कुछ बोल रही, पहले क्या होता था कि ये ना अपना जो विचार रखती थी एक गाने के माध्यम से विचार रखती थी और उसमें सही बोलती थी, ये जो भी होता जिस तरीके, क्या उसी तरीके से यहाँ पे आतंकियों के खिलाफ ये नहीं बोल सकती थी? इनके मुंह से ना इस पूरे मामले में एक भी शब्द आतंकियों के लिए नहीं निकला है, ये केवल सफाई दे रही उस टोल का। इनका मैंने कभी बयान नहीं देखा अभी तक। उसके बाद जो भी हुआ है वहां पे धर्म पूछ के मारा गया है देश के लिए, और वहां पे जो भी हमारे टूरिस्ट थे उनके लिए, और वहां के पर्सनल जो लोग का व्यवसाय था वो खत्म हो गया है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी हमारी मीडिया है या फिर जो विपक्ष के नेता है वो उस तरह से बयान दे कि देश के लिए हो या देश के लिए एक साथ खड़े हो। अभी हमारे पास ऐसा माहौल नहीं है कि हमारा जो भी नेता है या जो भी है देश एक साथ होने की जरूरत है, न कि अलग अलग हो। पर नेहा राठौर से तो मेरा यही उम्मीद था कि ये कुछ बोलेंगे, वो आतंकियों के लिए बोलेंगे, या फिर जो देश में बैठ के भी गलत रास्ते पे जा रहे आतंकियों का सपोर्ट करे उसके लिए कुछ बोलेंगी, मगर इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। आता हूं शारून सिद्दीकी हमारे साथ में है। शारून, अभी तक जो सेना ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें जो लोग संदिग्ध हैं, आतंकी हैं, उन लोग के घर जमींदोज कर दिए गए, उन लोगों के घरों पर एक तरीके से वहां पे बुलडोजर चला दिया गया। आपको क्या लगता है, क्योंकि घाटी में इस समय यही चर्चा तैर रही है, क्या सही है क्या गलत है? सर, सबसे पहली बात तो जो ये घटना हुई है तो ये बहुत ही गलत घटना हुई है कि धर्म को पूछ के बीच में लाया जा रहा है, और धर्म को पूछ के कि उनको कि आप किस मजहब से हैं, क्या है, उसके बाद उनको मारा गया है। तो ये मतलब कि बहुत ही उन लोगों से पूछिए सर कि जिनके घर से जो गया है कि उन पे क्या बीत रही है, उन लोगों से पूछिए। मतलब जो न्यू कपल हैं, शादी हुई है, घूमने गए हैं टूरिस्ट प्लेस पे, और मतलब कि उन्होंने आगे क्या फ्यूचर है उनका, क्या सोचा होगा और उनके साथ क्या हुआ है। तो मतलब मैं यही चाहूंगा कि जो उन्होंने किया है ना, जैसा उन्होंने किया है उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल, फिर चाहे वो किसी भी मजहब से हो। इधर तो जब आप बात इसकी करते हैं सारून जी की, वो किसी भी मजहब से हो, तो आपको भी पता है कि जब एक को मारने जाएंगे तो कुछ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो कुछ ऐसे भी लोग पिस जाएंगे जिनका शायद मजहब वही होगा बट वो आतंकवादी नहीं होंगे, और उसपे जो है पूरी की पूरी मजहब कौम, मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूं बट समझिएगा, पूरी कौम एक अलग की लड़ाई लड़ने लगती है। वहां पे कहां तक सही है ये चीज? नहीं सर, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो ये टेररिस्ट है ना, मतलब जिन्होंने ये करा है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। वही तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं किसी स्पेशल कौम की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर यहाँ पे बात करूं, गेहूं के साथ घुन हमेशा पीसेगा। क्यों? सारे के सारे टेररिस्ट किसी एक पर्टिकुलर मजहब या कौम से हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सारे के सारे पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं, उसके बाद फिर कश्मीर की जनता ये क्यों कहती है कि हमारे, आज सुबह का बयान है, कश्मीर की जनता ये बोल रही है कि आप तो 20 लोग के मर जाने पे आप लोग इतना तमाशा कर दिए, हमारे यहाँ कश्मीर में तो लोग कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये क्या मतलब? हमारे यहाँ का क्या मतलब? आप कश्मीर को एक अलग मुल्क की तरह देख रहे हैं या अपने मजहब या कौम को एक अलग टेरिटरी या अलग कौम की तरह समझ रहे हैं? इस मुद्दे पर सुकृति, इस मुद्दे पर भी आपको जो है क्या नाम है, एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी इस चीज को बेसिकली एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वेस्टर्न में जो हुआ था वो होना ही था, मतलब आतंकियों ने एक चूक का फायदा उठाया है। इस पे एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर ये आईबी ने रिपोर्ट दी है कि भाई ये चीज जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा है, उसके डायरेक्टर तपन डेका बोल रहे हैं कि यहां पे जो संदिग्ध आतंकवादी आए थे 2004 से, जो घाटी की सुरक्षा है उसके बदलाव हुए, उसके बाद यहां पे पहलगाम टूरिस्ट जो आमतौर पे अमरनाथ यात्रा के दौरान चीजें खुल जाती हैं, उस समय वो पहले ही खोल दी गई प्राइवेट कंपनियों द्वारा, और इसकी जानकारी लोकल अधिकारियों को नहीं थी। तो अब जब अधिकारियों को जानकारी ही नहीं थी, चीजें पहले ही ओपन कर दी गई, तो फिर वो सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा मुहैया कैसे कराई जाए? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी कि वहां इतनी सुरक्षा की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है? हम उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहां तो नहीं पड़ती हमें सुरक्षा की जरूरत। वहां सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां कोई स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है इन चीजों में और वो चाहता है कि वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहे।
चाहे वो आप कश्मीरी पंडित उठा लो या फिर आज के टाइम में जो हुआ है, आप उस सिचुएशन को देख लो कि आपसे पूछा गया है कि आप किस मजहब से हो और देन गोली मार दी गई है। आप अभी का सिचुएशन उठा लो, दोनों ही कंडीशन में वहां कोई चाहता है कि लोगों का ये डर बना रहे कि वहां हिंदू जाने से डरे। बीइंग अ हिंदू, मेरे अंदर आज के डेट में ये फीलिंग है कि मेरा बहुत ज्यादा ये शौक था कि अब कश्मीर इज ओपन फॉर एवरीवन, तो मैं एक बार जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ वहां घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने के लिए, बट उस इंसिडेंट्स के बाद से मैं नहीं जाना चाहती। तो ये एक सोची समझी प्लान्ड चीज की गई है सो दैट हिंदू ये सोचे कश्मीर उनके लिए नहीं है। जो जनरल टूरिज्म अचानक से वहां बढ़ा था अभी, वो सारी चीजें वापस से पीछे आ जाए, और ये प्लान्ड वे में किया गया है। और जहां तक बात रही ट्रोल करने की और किसी और के बारे में कोई बोल रहा है वो देशद्रोही है और वो नहीं है, इंटरनेट एक एनोनिमस यूजर्स की तरफ से यूज किया जाने वाला जगह है। प्रधानमंत्री वहां पे सारे लोगों को जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे लोग प्रधानमंत्री जी को जरूर जानते हैं, ये है। तो हम ये सोचे कि कोई भी बेवकूफ आके किसी के बारे में कुछ भी बोल के जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री की तरफ से कराया जा रहा है, ये गलत सोच है। मैं अगर जाऊं किसी को बेवकूफ बोल दूं और किसी को समझदार बोल दूं, वो मेरी पर्सनल चॉइस होगी। इसमें प्रधानमंत्री को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, वो मुझे मेरे नाम तक नहीं जानते होंगे, कभी जान भी नहीं सकते लाइफ में। तो ये गलत थिंकिंग है कि हम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते होंगे। देशबंधु भट्टा जी, आपकी राय क्या है? अभी जो ये हुआ है इसके बाद से ऐसा लगा था कि वहां पे टूरिज्म थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सांस उसकी घुटेगी, लोग जाना कम होंगे, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो चीजें आई हैं, वापस से लोग वहां उस घाटी पे पहुंच रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, चीजें वापस नॉर्मल होती दिख रही हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो हुआ है वहां पे बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। सबसे पहले हुआ है, कहीं ना कहीं चूक हुई है इंटेलिजेंस से। उन्होंने खुल के बोला है, अपनी गलती मानी है कि ये गलती हमारी है, हमसे चूक हुई है। ठीक है ना, चूक हुई है तो ये घटना घटी है। अलग है, जैसे अभी आपने बोला था ना कि कुछ ऐसे जो प्राइवेट थे ना वहां पे, जैसे वो खुल गए पहले ही। तो वो सरकार को मालूम नहीं चला। अगर वो मालूम करना चाहते हैं ना, देखिए इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो सब कुछ पता करती है कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे चूक तो हुई है और भारत सरकार ने अपनी गलती भी मानी है। इस पे अभी थोड़ा लेट हो रहा है, जो होना चाहिए ना वो हो नहीं रहा है। इन्होंने साइबर मतलब क्या कहते हैं उसे, यूट्यूबरों को बैन किया है अभी इन्होंने। फिर इन्होंने नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, सिंध नदी को इन्होंने रोक दिया अभी। ठीक है ना, इससे कुछ नहीं हुआ। सीधे मैं चाहता हूं लड़ाई हो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान गलत है यहाँ पे, न मुसलमान गलत है न हिंदू गलत है। वहां पे गलत पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। वहां हमारे देश के लोग बहुत ही मजबूत हैं और किसी भी धर्म के वो लोग मजबूत हैं। 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर खुल गया आपका और सब नॉर्मली चल रहा है वहां पे, और हमारे देश के लोग लड़ रहे हैं इससे। मैं एक चीज, एक घटना बताना चाहूंगा। जो देशबंधु बोले उससे मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ। मैं कश्मीर गया था, अपने शादी के तुरंत बाद हम लोग कश्मीर ही गए थे और कश्मीर में इन सारे लोकेशनों पे हम घूमे। आप विश्वास कीजिए, अगर मैं पर्टिकुलर किसी मुसलमान की बात करूं तो बहुत कोऑपरेटिव लोग वहां मिले मुझे। और जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं या जो आतंकवादी हैं, उनको ये समझाया गया है कि वो लोकल पीपल लोगों की बात कर रहा हूँ कश्मीर में। इत्तेफाक था कि मैं बहुत करीब से इन चीजों को देखा। हमने पूरा पैकेज बुक किया था और जो ड्राइवर था, जो कैब मुझे 3-4 दिन की सर्विस दे रहा था, जो 24 घंटे 12 घंटे हमारे साथ था हर रोज, वो बंदा वहीं का लोकल था। एंड उसने बहुत क्लियर बोला कि सर हम ही लोग हैं, मैं खुद मुजाहिदी हूँ। बोला आप लोग हमें आतंकवादी बोलते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उसने अपना जब दर्द बताना शुरू किया, बट उसने एक चीज और बोली कि मुझे इंडिया के साथ नहीं जाना है, मुझे पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना है, हमें अपना कश्मीर सेफ चाहिए। जो उससे पूरी बात करके मुझे समझ में आई ना, वहां के लोकल लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि इंडिया आपसे चीजें लेके जा रहा है और उसके बदले आपको कुछ देता नहीं है। ये धारा 370 खत्म होने के पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे कुछ, ये 2017 की बात, 16 की बात है। तो मुझे हम लोगों को कुछ देता नहीं है और पाकिस्तान, लेकिन उसको इतना भी समझ है कि पाकिस्तान हमें चढ़ा के और बेवकूफ बना के भी लूट रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान में भी नहीं जाना है। तो वो जो लोग हैं
वहां के लोकल लोग, उनको ये समझाया गया है कि पहले आप इंडिया से हटो, इंडिया से अलग हो जाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप पाकिस्तान में आ रहे हो या आप अलग कश्मीर चाहिए। तो अभी पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलके कुछ लोकल लोग और बाकी लोकल लोग अपनी आजादी की लड़ाई के नाम पे दोनों भारत के दुश्मन बन गए हैं। वहां के लोकल लोगों में वो एक्सेप्ट करने की वो क्या बोलते हैं, क्षमता ही नहीं थी कि कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। जो इस अभी नारे लग रहे हैं, पोस्टर्स लेकर कैंडल लाइट मार्च हो रहा है कश्मीर में, खासतौर पर ये जो हुआ है इसके विरोध में पूरा कश्मीर बंद रहा। जिस तरीके से इस बार कश्मीर बंद रहा, आज से पहले कश्मीर को बंद कराना पड़ा। इस बार लोगों ने खुद आगे बढ़कर, वहां के जो लोग थे उन्होंने कश्मीर बंद किया और साथ में उन्होंने वहां लाल चौक पर बाकायदा धरना दिया और इन लोगों के लिए शोक सभा की कि भाई ये जो हुआ है इसकी निंदा हम खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां जो लोकल लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि भाई इस तरीके का कृत्य अल्टीमेटली हमारा ही गला घोटेगा। एग्जैक्टली अब लोगों में इतनी समझ आ गई है। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी, सेना आज के पहले इतनी रहती थी, अब क्यों नहीं थी। सर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब 370 हटा उसके बाद से कश्मीर का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था। अफजल गुरु को जब जब अफजल गुरु को मारा गया तो उसके बदले में लोकल पीपल यही कहते थे कि सर वो तो सीधा साधा आदमी था, सेब के मार्केट में सेब लेके बैठा था, वहां से उठा लिया गया उसको। अफजल गुरु की तो कोई गलती नहीं है, अफजल गुरु की इतनी गलती है जितना संजय दत्त की है। ये उनका एग्जाम्पल देने का तरीका था। तो प्रॉब्लम यह है कि लोकल लोगों को भड़काया गया था और उसके बाद उनका एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था कि सर मेरी लड़ाई आर्मी से है, हम जब भी हमला करते हैं आर्मी पे करते हैं, हम किसी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं करते हैं। तो ये चीज सबको पता था, आज तक की हिस्ट्री में टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जो कुछ भी हुआ है वैष्णो घाटी में, वो सब एक तरीके से आप भी ये बात मानेंगे कि एक साजिशन ये काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। कि वहां पे जो चीजें ठीक हो रही थी उसको खराब कर दी जाए। सर वो काफी चीजें ठीक थी, 370 के पास 90% चीजें ठीक हो गई थी। अब आप बताइए कि मुझे आप एक कपड़ा लेके बैठे हो हाथ में इस टेबल पे और मैं जान के पानी गिरा रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं ना कि आप कपड़े से पानी पोंछो। तो अगर मुझे खुद पानी नहीं गिराना होगा तो मैं आपके सामने दिखा के पानी क्यों गिराऊंगा। अब इससे आदमी मजहब पूछ के मार रहा है, इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि आओ और तुम मुझ पे हमला करो और वहां इशू क्रिएट करो। इससे बचने का अब इसका अगला स्टेप, आप इंडिया का इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है? आम नागरिकों को मारा गया, आम नागरिकों के लिए पूछ रहा हूं मैं, इसका अगला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या आपको कश्मीर जाना छोड़ देना चाहिए? आम लोगों को कश्मीर जाना छोड़ देना चाहिए या फिर मुस्लिमों का बाइकआउट करना चाहिए? इससे जो है मैं बताता हूं इसका अगला स्टेप सिंपल सा यही होना चाहिए कि पहले तो हम भारतीय पहचाने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो भारतीय है तो वो फिर हिंदू मुसलमान नहीं है। ठीक है, हमें अपने नाम से पहचानेंगे आप? मैं बताता हूं सर, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मतलब मैं क्या, मुझे लगता है यहां बैठा कोई भी व्यक्ति या जो भी सरकार के उस पोजीशन पे नहीं बैठा है जो देश चला रहा है ना, हाँ। वो बातें तो बहुत कर लेगा लेकिन असलियत वही कर पाएगा जो वहां पे गद्दी पे बैठ के देश चला रहे हैं। उनको मैं राय नहीं दे सकता, बट मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट को वहां पे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हम सबको का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान से आए हुए किसी बंदे को पनाह दे रहे हैं या पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया आ रहा है, फिलहाल उसे बंद कर देना चाहिए। अभी बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया में रहने वाले भारतीय जितने भी मुसलमान हैं उनको वही रिस्पेक्ट दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, उनको आप वही रिस्पेक्ट दीजिए। अदरवाइज आप क्या करेंगे ना, आप अंदर में ही दुश्मन पालेंगे। अगर मैं आपको भड़काते रहूं कि आप मुसलमान हैं और आपका रिलेशन आतंकवाद से है तो फिर हम आपसे दूरी बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज करने के लिए ही ये हमला, ये साजिश रची गई थी। बिल्कुल जो लोग आपके अपने हैं वहां पे जो चीजें दिखाई गई, अभी कुछ चीजें जो सामने आई उसमें जो है यही दिखाया गया कि वहां जो पिट्ठू वाले थे, जो वहां पे घोड़ा चला रहे थे, लोगों को बचाने में लोगों ने मदद की। इवन वहां पहुंचने के बाद भी लोगों ने मदद की। मैं तो कहता हूं घर का झंडा भेजो और सबसे बोलो थूको उस पे। जो थूक ठीक है, जो ना थूक निकाल के देश से बाहर थूक दो। ये आपका सजेशन है। सुकीर्ति, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो साजिश रची गई है इससे
पार पाने का आपका तरीका क्या हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके? दोबारा से मिलिट्री को वहां पे दोबारा एक्टिव करना होगा और थोड़ा सा चेक करना होगा कि किस तरीके के लोग वहां पे अभी रह रहे हैं। अगर कोई सच में बाहर से आया हुआ है तो वो क्यों आया हुआ है, उसको वहां नहीं रहने देना चाहिए। एंड एक्टिविटी वहां पे मिलिट्री की दोबारा से इंक्रीज कर दी होगी, अदरवाइज वहां टूरिज्म सेफ नहीं रहेगा। और ये भी हम नहीं कह सकते कि वहां टूरिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी फायदा है, लोकल लोगों को ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट होता है जब टूरिज्म इंक्रीज होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चाहेंगे कि टूरिज्म ना रहे। कि झंडे पे थूकना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। स्वेच्छा से जो करे वो सही है सर, जबरदस्ती उन्होंने भी किया, हम आपने थूक दिया तो नहीं सर, देखिए क्या है, वो हम वहां पे पैसा बना रहे हैं, हम जबरदस्ती क्या करेंगे, थूको नहीं तो मैं मारूंगा तुम्हें, या हटा दूंगा, हटा दूंगा, इंडिया से निकाल दूंगा। हम चाहेंगे देसी हो या विदेशी हो, मैं लगवाऊंगा उसको, अभी जाके बोल के आया हूँ। वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप लगवा देंगे, हम भी लगवाएंगे। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, खुद जिसकी इच्छा हो, एग्जैक्टली गंदे चीज को हम निकालें। सबको यहाँ पे एक साथ अपने देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, यूनिटी बनानी पड़ेगी। अब कश्मीर में डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा इंटेलिजेंस का, और एक एक चीज देखनी पड़ेगी दोबारा से। जैसे पहले सर्च अभियान चलता था कश्मीर में कि आर्मी सेना के जवान सर्च करते थे, वहां पे उन्हें दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। साथ में जो हमारे एक मिशन प्रहार था उसे दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कश्मीर में, जो कि जंगल में जाके या भी कहीं भी जाके वो सर्च करते थे, उसके लिए काम करते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट को दोबारा काम करनी पड़ेगी। ये कुल मिला के एक चीज सामने आती है, एक बात सामने आती है, वो ये कि भारतीय सेना पे हमारा विश्वास क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि भारतीय सेना की वर्दी के पीछे कोई भी रंग, कोई भी मजहब, सब खत्म हो जाता है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, सेना, आर्मी, और आर्मी के जवान। शायद इसी वजह से भारत के लोगों का विश्वास सेना पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उस रंग के पीछे, उस ड्रेस के पीछे आपके सारे मजहब बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, जो ये साजिश रची गई है कि एक बार फिर से लोगों के मन में एक दरार डाली जाए, उस दरार को खत्म करने के लिए आपको, हमको मिलकर उस चीज का विरोध करना है जिसने ये दरार डालने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए।